नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि दर्शन के कार्यक्रम में। और आज हम हैं नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी भोपाल के भवन में और यहाँ पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। G20 वसुधैव कुटुंबकम के अंतर्गत कृषि को और अधिक विस्तार मिले, ऊंचाइयाँ मिले, सशक्तिकरण हो और कृषि उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़े, इसके लिए जागरूकता करी जा रही है। और कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय की तरफ से यहाँ एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भी इसमें शामिल है और जो अपना किसान भाई हैं यहाँ पर आए हुए हैं, कई उद्यमिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नए उद्यमी भी आए हैं और हमारे जो पुराने उद्यमी हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। आगे जन जागरूकता बढ़े, लोग इसको समझें, देखें और इससे जुड़ें, इसके लिए ये कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की झलकियां। बात बताता हूं आपको कि अगर हम ये 6075 प्रोजेक्ट्स की अगर हम समीक्षा करें तो उसमें 2753 एप्लीकेशन मात्र मध्य प्रदेश राज्य से ही आया है। तो मध्य प्रदेश राज्य अव्वल नंबर पे मात्र सिर्फ एएफ में नहीं है, बट महिला उद्यमी, महिला प्रोजेक्ट्स को प्रेरणा देने के लिए या प्रोत्साहित करने में भी सक्षम रहा है। और आपको अगर परसेंटेज टर्म्स में बोले तो बाकी देश में 39% है, आपके राज्य में 58% है। तो मेजॉरिटी इज वुमेन। तो वुमेन सशक्तिकरण वाकई में मध्य प्रदेश में हुआ। सर आपकी है ये, मतलब एक प्रशंसनीय बात है ये मध्य प्रदेश का, जो मॉडल हम बाकी राज्यों में जब भी हम कार्यशाला करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस बात का हमेशा हम जिक्र करते हैं। हम उनको ये बोलते हैं कि देखिए दिस इज हाउ वी डू मेन स्ट्रीमिंग, क्योंकि वुमेन को, बट इसमें एक चीज है, हमको मतलब ये भी देखना है कि क्या सिर्फ प्रोजेक्ट महिलाओं के नाम पे बना के इसको पुरुष चलाते हैं या सच में महिला फोर फ्रंट में रहकर इसको चला रहे हैं। अगर महिला उद्यमी इसको फोर फ्रंट में रहकर अपने लीडरशिप के साथ इसको चला रहे हैं तो ये बहुत ही संतोषजनक बात है। दूसरी बात यह है कि महिलाओं को डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने का जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट कितना है, हम चाहते हैं उनका ये परसेंटेज में नहीं, उनका 100% हो। जब भी एक महिला उद्यमी इसका करते हैं तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंटायरली मस्ट बी विद वुमेन, उनके पास वर्कफोर्स होगा नेचुरली। और तीसरा है कि आप बैंकर्स वुमेन प्रोजेक्ट्स के लिए भी एनकरेजमेंट कर रहे हैं। ये यहाँ पे जो भी बैंकर्स जुड़े हुए हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जब प्रोजेक्ट लेके आते हैं उनका जो है समीक्षा करते वक्त मतलब उनको इतना मतलब बायस्ड मैनर में मत करिए, कि उनको एनकरेज करने वाले एक प्रोसेस से आप उसको करिए ताकि उनको आप मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें और ज्यादा से ज्यादा महिला उद्यमी आगे आए, जो हमारे जो देश निर्माण जिसको बोलते हैं बिल्डिंग ऑफ दिस नेशन, उसमें वो अपना योगदान दें। तो बस इन शब्दों के साथ मैंने जस्ट कॉन्टेक्स्ट को सेट किया है। एक G20 के माध्यम से हमने इस साइड इवेंट को मध्य प्रदेश राज्य सरकार के साथ भारत सरकार ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ऐसे और भी अनेक कार्यक्रम हैं। ये 10-12 दिन के इस दौरान हम कुछ 10 या 12 इवेंट ऐसे करने वाले हैं जिसमें महिला उद्यमी, महिला किसान, महिला समूह, इन सबका मतलब पार्टिसिपेशन रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में ले आएगा। आज के दिन में ये आपका अगर आप प्रगति देखेंगे तो लगभग 16,000 करोड़ का सैंक्शन हुए हैं। किसान भाइयों, सभी लोग चाहते हैं कि हमारी जो कृषि है वो आगे बढ़े, हमारी महिलाएं आगे बढ़ें, किसान जो हैं वो उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ें, रोज़ी रोज़गार से जुड़ें और उनका अच्छे से लाभ बने। इसके लिए काम हो रहे हैं। कार्यशाला का आयोजन तो हुआ ही हुआ, साथ ही हमारे जो मध्य प्रदेश शासन कृषि मंत्री हैं श्री कमल पटेल जी, उन्होंने भी अपने विचार हमसे साझा किए। आइए सुनते हैं उनको। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है किसान की आय दोगुना करना, उसमें मध्य प्रदेश सरकार कृषि विभाग देश में अग्रणी है कि हमने किसानों की आय दोगुना करने में सफलता प्राप्त की है। हमने किसानों की फसल चना, सरसों, मसूर जो एमएसपी पे मई में खरीदी जाती थी, जबकि फसल फरवरी में आ जाती है, और गेहूं अप्रैल में आता, लेकिन गेहूं पहले खरीदा जाता था, हमने उसको मार्च में 15 मार्च से खरीदना शुरू किया
और उसके कारण एमएसपी पे जब हमने पूरा माल खरीदा तो व्यापारी को माल नहीं मिला, तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हो, तो एमएसपी जो नीचे बिकता था 1000-1500 क्विंटल, वो 1000 रुपये ऊपर हो गया। इस प्रकार किसानों को 10,000 करोड़ ज़्यादा दिलाने में हम सफल हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशानुसार उनके मार्गदर्शन में उन्होंने कृषि अधोसंरचना विकास फंड 1 लाख करोड़ रुपए का किया है, जो आज़ाद भारत में पहली बार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, घाटे की खेती को लाभ का धंधा पहुंचाने के लिए ये अवसर दिया है किसानों को। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर है राज्य जहां कृषि अधोसंरचना विकास फंड में हमने सर्वाधिक उपयोग किया है, और देश में प्रथम स्थान पर अग्रणी राज्य, उसका भी हमको पुरस्कार मिला है। साथ ही किसानों को और विशेष करके महिला कृषकों को, महिला उद्यमियों को, महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रशिक्षण देने के लिए 2 कार्यशाला मध्य प्रदेश में आयोजित हो रही फरवरी में। 2 फरवरी को भोपाल में नरोना अकादमी में और 8 फरवरी को जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय में, जिसमें 150 से पौने 200 हमारी कृषक महिला और कृषक उद्यमी और कृषक चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें शामिल होंगी। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, शुभकामना देता हूं। साथ ही इससे उनको ये प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किसान खेती करता है और जैसे ही फसल आती है उसको मंडी में बेचने जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के मार्गदर्शन में हमने एमपी फार्मेट बनाया है, जिससे किसान अपने घर से भी फसल बेच सकता है और अपनी मर्जी पर, अपने दर पर पूरे देश में अपने ऐप में डालकर, ताकि उसको उचित मूल्य मिले और ट्रांसपोर्टिंग के खर्चे से उसको बचत हो जाए और उसकी घर से ही फसल बिक जाए। साथ ही कृषि अधोसंरचना विकास फंड के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया है, उससे वो वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और बाकी कृषि अधोसंरचना का विकास कर सके, ताकि उसको जब आवश्यकता, जब रेट अच्छे हो बाजार में, तब वो माल बेचे। अभी मजबूर है उसको, उसके पास वेयर हाउस नहीं, उसके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं, उसका बाकी कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। इस फंड से उसको सुविधाएं मिलेगी और वो जब रेट अच्छे आएंगे तब बेचेगा। वो अपनी प्रोसेसिंग कर सकता है, पैकेजिंग करके बेच सकता है, ताकि वो एमएसपी नहीं एमआरपी पे बेचे। जो मुट्ठी भर लोग लाभ कमाते थे वो किसान को मिले, इसके लिए ये कार्यशाला आयोजित की जा रही, प्रशिक्षण दिया जा रहा है और किसान को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। जब किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है वो पूरा होगा। मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने देश में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री के सपनों को साकार कर रहे हैं। एक बार पुनः मैं सभी किसान बहनों, भाइयों और कृषि विभाग के हमारे अधिकारियों को बधाई देता हूं कि एक बहुत ही अच्छा आयोजन प्रशिक्षण का रखा है कार्यशाला का, जिससे प्रशिक्षित होकर हमारे किसान भाई और बहन गांव में जाएंगे और हमारे किसानों को उस योजना का बताएंगे, जितनी सरकार की योजनाएं लाभ की, और उसका लाभ लेकर किसान अपनी आय 2 गुना और 4 गुना करने में सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। अवसंरचना कोष पर आधारित कार्यक्रम की झलकियां और जानकारियां आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल लेते हैं अभी एक छोटा सा अंतराल। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, हमारे यहाँ जो कार्यशाला में अधिकारी आए हुए हैं, आइए जानते हैं उनके विचार
कि उनके विचार क्या हैं और वो इस कार्यशाला के बारे में आपको क्या कहना चाहते हैं। G20 में भारत को जो लीडरशिप मिली है उस क्रम में पूरे देश में अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में जो 4 कार्यक्रम भारत सरकार ने नियत किए उसमें से पहला कार्यक्रम इंदौर में हो रहा है और उसकी तैयारियों के लिए लोगों के बीच में संदेश फैलाने के लिए कि G20 क्या है और G20 का एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या उपयोग हो सकता है, उसके लिए ये कार्यशाला रखी गई है। इसके साथ साथ हम जो 2 कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जो नाबार्ड के ज़रिए विमेन एंटरप्रेन्योर्स और अदर एंटरप्रेन्योर्स जो हैं जिनको कि कृषि के क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के लिए मिलता है, एक हम उसकी बात भी कर रहे हैं, उसके लिए लोगों को ओरिएंट कर रहे हैं। और दूसरा एक हमारा मध्य प्रदेश का एक विशेष इंटरवेंशन है फार्म गेट ऐप, जिसके ज़रिए किसान और व्यापारी खरीदार जो हैं, क्रेता और विक्रेता दोनों को बिना मंडी में गए विक्रय अपना कृषि उपज जो है विक्रय करने का एक अवसर मिलता है, तो उसके प्रति भी लोगों को हम सेंसिटाइज कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कृषि अवसंरचना कोष क्या है और इसकी क्या महत्ता है, और आप जिस तरह केंद्र सरकार से भी जुड़े हुए हैं, राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, किस तरह से आपने प्लानिंग करी है कि हमारी जो कृषक बहनें हैं, कृषक महिलाएँ हैं ख़ास तौर पर, वो आगे आ सकें। जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कृषि अवसंरचना कोष जो है, जुलाई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत माननीय प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि कृषि क्षेत्र में अगर हमें विकास करना हो, मतलब नेक्स्ट लेवल तक हमें पहुंचना हो, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम इसको कर पाएंगे। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमें अवसंरचना की, खासकर फसल उपरांत जो नुकसान है उसमें कमी लाने के लिए आवश्यकता है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोल्ड स्टोरेज, जैसे प्रोसेसिंग प्लांट्स, जैसे सॉर्टिंग ग्रेडिंग सेंटर्स, जैसे पैक हाउसेस और कोल्ड चेन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की ज़रूरत है। सिमिलरली जैसे कि सर ने बताया आपको कि ई-मार्केटिंग फैसिलिटीज़, इसका भी ज़रूरत है। जिस तरह आपने भी बताया कि हम लोन के माध्यम से लोगों को जोड़ेंगे और महिलाओं को खास तौर पे करेंगे, इसका सरलीकरण कितना करके दे रहे हैं, ताकि क्योंकि हमेशा गारंटर की प्रॉब्लम होती है तो दिक्कत होती है, तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरलीकरण करके दे रहे हैं, क्योंकि गारंटर चाहिए होते, पेपर फॉर्मेलिटीज़ चाहिए होती, महिलाओं के पास इतना सारा कुछ नहीं होता है, तो किस तरह आपका जो ये योजना है इसमें काम करेगा। ऑलरेडी ये स्कीम बहुत ही सरल तरीके से बनाया गया है। मुझे लगता है जिसने भी इस स्कीम के बारे में सोचा है, जिसने भी इस स्कीम को बनाया है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करके बनाया होगा, क्योंकि पहले से ही यहाँ पे फॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, DPRs भी ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके साथ साथ आपको हैंड होल्डिंग करने के लिए स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर एक PMU है। जैसे आपने अपना आवेदन दिया, इनफैक्ट आवेदन देने के लिए भी हम लोग हेल्प करते हैं, जिलों में हम लोग कार्यशाला करते हैं। कृषि विभाग के अधिकारी, हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारी, सहकारिता के अधिकारी, अपने मंडी के सचिव, सब लोग इसमें नोडल ऑफिसर्स के रूप में ब्लॉक के लेवल पर, ज़िले के लेवल पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो किसी को भी कोई बैंकर्स भी जुड़े हुए हैं, किसी को भी कोई स्कीम में आवेदन देना है, तो हम पहले से उनको मदद कर रहे हैं। उसको अप्लाई करने के बाद भी उनको पोर्टल पर दिखता है कि किस तारीख को उन्होंने अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया है, उनके पास SMS भी जाता है। उसके बाद पूरा उनको इमीडिएटली पोर्टल पर ही कि कब उसका स्वीकृति हुआ, क्या इश्यूज़ है, यदि रिजेक्ट हुआ है कि क्या कारण है, ये सब पता चलता है। और PMU से फ़ोन जाता है कि आपके यहाँ पे इस फॉर्म में ये कमी है, इसको आप फिल करिए, वापस करिए, और आपका कंप्लीट हो गया, अब आपके बैंक के पास चला गया। और बैंकर्स के साथ भी हम प्रत्येक सप्ताह मीटिंग कर रहे हैं स्टेट PMU के माध्यम से, और जो भी इंडिविजुअल इश्यूज़ है वो भी उसमें रेज कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी इसके अध्यक्ष है, तो वहाँ पे बैंकर्स भी है। इस प्रकार मतलब ऊपर से नीचे तक ये बहुत ही सरल है, और सरल के साथ साथ हर स्टेज पर किस प्रकार के हम इनको जो प्रतिभागी हैं उनको कैसे हम लोग मदद कर सकते हैं, वो हमने इसमें पूरा स्कीम में जुड़ा हुआ है।
और इसका आप लोग देखेंगे टर्न अराउंड टाइम भी बहुत ही कम है। विद इन 1 month to 45 days सैंक्शन और डिसबर्समेंट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे अधिकारियों ने हमें दी है। तो हमारे किसान भाई जो हैं वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और जल्द से जल्द वो कृषि क्षेत्र के साथ साथ में रोज़गार के साथ साथ उद्योग में भी अपना काम आजमा सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी कार्यशाला है और बहुत ही जन जागरूकता के साथ इसमें लोग शामिल हो रहे हैं। लोगों की उत्सुकता इसमें बनी हुई है। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सहयोग से यहाँ पर कृषि अवसंरचना कोष और मध्य प्रदेश फार्म एंड गेट के तहत यहाँ पर बात बताई जा रही है, कार्यशाला बताई जा रही है, जानकारियाँ दी जा रही हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयोजन से ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। यहाँ जो उद्यम महिलाएं आई हैं, आइए हम उनसे उनके अनुभव साझा करते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। G20 के अंतर्गत एक कार्यशाला का यहाँ पर आयोजन किया गया है नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी भवन में। यहाँ पर हमारी कृषक महिला उद्यमी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। नए लोग भी आए हैं, पुराने लोग भी आए हैं, सब तरह के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और किस तरह वो इस कार्यशाला को लेकर उनकी सोच है, उनके क्या विचार हैं, आइए हम उनसे साझा करते हैं। हमारी एक महिला उद्यमी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। आप अपना नाम बताएं और आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम पारो मरावी है। मैं एक छोटे से गांव से हूँ। मेरे गांव का नाम सरवर है। आप किस तरह आप स्व सहायता समूह से जुड़ी, किसने आपको जोड़ा? हमारे गांव में छोटा सा गांव है, वहाँ पे कुछ दीदियाँ आई थी, उन लोगों ने हमको समूह से जोड़ा था और 2017 में हम लोग जुड़े थे। उस टाइम पे हम लोगों को पता नहीं था क्या क्या होता है। लेकिन उसमें जुड़ने आज हम खुद अपने पैरों पे खड़े हैं। मेरी एक छोटी सी चाय की दुकान थी, आज मैंने उसको बड़ा कर लिया है। आज मैंने उसमें कॉस्मेटिक का सामान है, प्लस उसमें मैंने आटा चक्की लगाई है। और फिर इसके बाद में यहाँ से सर लोग गए थे उद्यमी से, तो उन्होंने बताया था आपके पास आटा चक्की है, आप इसको और कैसे बढ़ा सकती हैं, ये जानकारी मुझे सर ने दी है। और स्वयं सहायता समूह से ही हम लोगों को जुड़ के ये सारी जानकारी मिली है। क्या बात है, आपने इतने अच्छा बताया पारो जी कि आपने चाय की दुकान से आटा चक्की लगाई और अब और भी आगे बढ़ी। अभी कितनी महिलाएं आपके स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं? मेरा जो समूह है उसमें से हम 10 से 12 महिलाएं काम करती हैं। अभी हमें सिलाई का भी काम मिला है, जो सरकारी स्कूल की ड्रेस वगैरह है वो मेरे साथ जो महिलाएं हैं वो आज अब हम काम करेंगे उसमें। और प्लस मैं अदर काम करती हूँ, सॉलिडरिटी संस्था है उसमें मैं काम करती हूँ। उसमें मैं न्यूट्रिसखी का काम करती हूँ, जो आंगनवाड़ी में जाती हूँ, वहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं, किशोरी लड़कियाँ रहती हैं, उनको मैं समझाती हूँ कि सोयाबीन को अपने शरीर में मतलब उसमें प्रोटीन बहुत होता है, तो उसे अपने आहार में कैसे शामिल कर सकते हैं। तो वो ये जानकारी मैं उसको देती हूँ। और महिलाओं को मैं ये भी बताती हूँ कि गेहूँ में सोयाबीन को किस प्रकार उसकी प्रोसेस जो होती है उसे कैसे मिलाया जाता है, ये भी मैं उनको समझा के आती हूँ। क्या बात है। देखिए किसान भाइयों और हमारे और भी लोग जो दर्शक हैं देख रहे हैं कि किस तरह महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उनके अंदर जज्बा है काम करने का, उनके अंदर जुनून है। G20 के लिए हमारी जो सरकार है वो प्रतिबद्ध है कि आगे भी काम करना है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना से हमारा देश आगे बढ़े और कृषि के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करे। इसके लिए नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया कृषि मंत्रालय की तरफ से। कृषि अवसंरचना कोष की यहाँ पर कार्यशाला चल रही है, जहाँ पर हम आए हुए प्रतिभागियों से जानकारी हासिल करते हैं। आप अपना नाम बताएं और किस तरह आप काम कर रहे हैं इसके बारे में बताएं। मेरा नाम रंजना तिवारी है। हमने यह प्लांट जो है वो 6 माह पूर्व प्रारंभ किया है। इसमें बांस को ट्रीट किया जाता है। इससे पहले जो बांस है वो जनरली 1-2 साल में ही घुन जाता है और ख़राब हो जाता है। बांस को ट्रीट करने के बाद बांस की आयु जो है वो 15 से 20 साल तक हो जाती है। और इसका उपयोग जो है वो हम बैम्बू पोल फेंसिंग में किया जाता है। आपने जिस तरह बताया बैम्बू को आप ट्रीट करते हैं और फिर उसको आप और उसकी उम्र बढ़ा देते हैं, उसका काम होता है, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने जो है वो बैम्बू के इसमें
मतलब ये सीमेंट के पोल जो हैं उनको रिप्लेस करके बेम्बू का पोल बनाया जाए, ऐसी उनकी योजना थी। और उसी तहत हम लोगों ने सर्वे किया, गए हम लोग एक दो जगह, हरदा गए, सिवनी गए, वहाँ पर देखा। फिर उसके बाद हमने ये प्लांट लगाया और फिर हम लोगों ने बेम्बू ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया है। इसको ट्रीट करने के लिए पहले उसमें बेम्बू को 7 फीट के टुकड़े किए जाते हैं, उसके बाद 2 mm पर होल किया जाता है ताकि उसमें सब वो केमिकल वगैरह जा सके जी। और उसके बाद उसको काले पेंट से पेंट किया जाता है, फिर वह सेल कर दिया जाता है। और ये बेम्बू हम लोग किसानों के खेत से लाते हैं ताकि किसानों को भी आय प्राप्त होती है जी। इससे पहले वो लोग अपने बेम्बू को इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, उसको जला देते थे कृषि के लिए। परंतु जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से हम लोगों ने 20 किसानों से अभी तक बेम्बू परचेज किया है और अभी हमको 20 किसानों ने और बोला है खरीदने के लिए। जी हाँ जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी कि बांस के क्षेत्र में भी आगे वो अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं और उसमें अपना काम कर सकते हैं। और अब कार्यक्रम में वक्त है खबरें खेती देखने का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनू सेना। ये जानते हैं खबरें खेती की। मिलेट्स उत्पादन बढ़ने का लाभ किसानों को मिलेगा। पन्ना में शुरू होगा कृषि महाविद्यालय। पूसा काउंटर से सीधे बीज खरीद सकेंगे किसान। जायद में लगाएं खीरा, मूंगफली की किस्मों का चयन। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में छोटे किसानों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अत्यधिक संवेदनशील हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता किसानों के काम आ रही है। मिलेट्स के विषय को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया गया है, जहां पर भारत सरकार के प्रस्ताव का 72 देशों ने समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुरूप अब हर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर के रूप में भारत की अगुवाई में मनाया जा रहा है। इसके पीछे मिलेट्स का उत्पादन व उत्पादकता, प्रोसेसिंग और निर्यात बढ़ाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है, जिससे देश के किसानों को ही फायदा मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह बात बेंगलुरु में मिलेट्स एवं जैविक उत्पादों पर आधारित इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के समापन समारोह में कही है। तोमर ने कहा कि मिलेट्स की फसलें कम पानी में उगाई जा सकती है। किसानों की आय बढ़ाने में मिलेट्स का भी योगदान होगा। देश में मिलेट्स का उत्पादन व खपत बढ़ने के साथ ही इसका निर्यात भी बढ़ेगा, जिससे लाभ सीधा किसानों को मिलेगा और किसानों को इसका भरपूर लाभ मिले, इसके लिए सरकार लगातार काम भी कर रही है। उन्होंने मिलेट्स का उत्पादन व उपभोग बढ़ाने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और इस कार्यक्रम के माध्यम से 201 करोड़ रुपए के MOU साइन होने को भी महत्वपूर्ण बताया है। साथ ही राज्य के किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने की भी उन्होंने तारीफ की है। पूसा काउंटर से सीधे किसान बीज आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। तो भारतीय किसान कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में पूसा बीज बिक्री काउंटर का उद्घाटन गत दिवस IARI के निदेशक और कुलपति डॉक्टर अशोक सिंह ने किया है। कार्यक्रम के दौरान कुशल बीज उत्पादन प्रणाली में मुद्दों और संभावनाओं को संबोधित करते हुए किसानों और वैज्ञानिकों RIR के अधिकारियों के बीच एक किसान केंद्रित चर्चा भी आयोजित की गई। डॉक्टर अशोक सिंह ने कुल बीज उत्पादन बढ़ाने, बीजों की ऑन फील्ड मंडी आपूर्ति और बीजों की ऑनलाइन बुकिंग के क्षेत्र में संस्थान की दृष्टि और भविष्य की रणनीतियों के बारे में बताया है। IARI की बीज उत्पादन यूनिट के प्रभारी डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने बीज उत्पादन को 4000 क्विंटल से बढ़ाकर 10,000 क्विंटल करने और बीजों की मांग के अंतर को पूरा करने में इस यूनिट के प्रयासों की जानकारी दी है। डॉक्टर DK यादव ADG बीज ICR ने देश में पूसा किस्मों के माध्यम से किस्मों के विकास, रखरखाव और गुणवत्ता, आश्वासन और किसानों की आय और स्थायी आजीविका बढ़ाने में IARI की भूमिका की काफ़ी सराहना उन्होंने की है। जायद में खीरा लगाएं। जायद की फसल के लिए 15 मार्च तक खीरे की बोनी किसान भाई कर सकते हैं। नकदी फसल खीरा छोटी जोत के किसानों के लिए आमदनी का बेहतर जरिया बन रहा है। सभी तरह की मिट्टी में होने वाले खीरे की फसल के लिए किस्मों का चयन ज़रूरत के मुताबिक किया जा सकता है, जिसमें जापानीज़ लॉन्ग ग्रीन, स्ट्रेट्स 8, पूसा संयोग प्रिया, पॉइंट सेट, इसके अलावा शीतल, कल्याणपुर हरा लंबा, पूसा खीरा, बालम खीरा आदि का चयन किया जा सकता है। किसान भाई खेत की तैयारी कर बोने के लिए 80 से 85% अंकुरण क्षमता वाला बीज 2.5 से 3.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। ध्यान रहे कि बीज को बोने से पहले 3 ग्राम
थायरम दवा से उपचार जरूर करें। वैज्ञानिक द्वारा सुझाई गई उर्वरक की मात्रा, पर्याप्त सिंचाई के साथ फसल की वैज्ञानिक तरीके से देखरेख करें। फसल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पौधों को सहारा देने की व्यवस्था भी करें। बांस बल्ली बांधकर रस्सियों से बेलें लटका दें। पौधों में सक्रिय जड़ों के पास 25 किलो गोबर खाद, 160 से 200 ग्राम अमोनियम सल्फेट, 250 से 300 ग्राम हड्डी का चूरा तथा 50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधे डालें। मूंगफली की किस्मों का चयन अब किस तरह से करें, किसान भाइयों, इस बारे में हम बात करेंगे। किसान भाइयों को मूंगफली की किस्मों के चयन में कई बार असमंजस की स्थिति देखने को मिलती है और ऐसे में वैज्ञानिकों से परामर्श और ज़रूरत के मुताबिक किस्मों का चयन किया जाना चाहिए। जूनागढ़ 11 यह किस्म 107 से 110 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। इसमें फलियों की औसत पैदावार 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। तेल की मात्रा 49.9% तक पाई जाती है। ये किस्म विशेषकर ग्रीष्म की खेती के लिए उपयुक्त है। AK-1224 यह किस्म 105 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें फलियों की पैदावार 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसमें तेल की मात्रा 48.5% तक पाई जाती है। गंगापुरी यह किस्म 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म में फलियों की पैदावार 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ज्योति यह किस्म 105 से 110 दिन में पककर तैयार होती है। इसमें फलियों की पैदावार 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इस किस्म में आपको बताएं कि 53% तक तेल की मात्रा पाई जाती है। इसमें जड़ सलन तथा कोलर रोट का प्रभाव कम पाया जाता है। फिलहाल किसान भाइयों, खबरें खेती में इतना ही। नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव और अमृत काल लगा हुआ है। G20 के कार्यक्रम चल रहे हैं। जी हाँ, आगे हमारा देश बढ़े, आगे हमारी योजनाएं सफल हो और कृषि क्षेत्र में लोग आगे बढ़ें, लाभ कमाएं, मुनाफा बढ़े, उद्यमशीलता इसमें आगे बढ़े। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी झलकियाँ आपने यहाँ पर देखी। यहाँ के प्रतिभागियों से आपने मुलाकात की और कृषि अवसंरचना कोष एवं मध्य प्रदेश फार्म गेट ऐप के माध्यम से यहाँ पर विषय पर बहुत सारी चर्चाएं हुई। किसान भाइयों, आगे अभी 13 से 15 फरवरी को इसका मुख्य आयोजन इंदौर में होने वाला है, जिसकी कड़ी में ये कार्यक्रम यहाँ हुआ। अब हम आपको मिलेंगे इंदौर में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।